चलिए, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा फेज रिलेशनशिप का। फेज रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड वोल्टेज कब? व्हेन द सर्किट में केवल रजिस्टर ही हो। मतलब सर्किट में हमने रजिस्टर लगा दिया, अप्लाइड वोल्टेज हमारी V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी है। अब सबसे पहले हमें V और R के बीच में रिलेशन ढूंढना है, तो वो मिलेगा हमें ओम्स लॉ से। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या है? V इज इक्वल टू आई इंटू आर, और अगर हमें I फाइंड करना है तो V अपॉन R, और V हमारे पास पहले से ही गिवन है V नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय R, और V नॉट अपॉन R फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? I नॉट में, I नॉट साइन ओमेगा इंटू टी। क्लियर? तो इसका मतलब हमारी इक्वेशन थी साइन का फंक्शन थी, और अभी भी साइन का फंक्शन है। तो इसका मतलब फेज में, फेज का मतलब डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब होता है एंगल, एंगल में कोई चेंज नहीं आया। राइट? तो फाइनली V इज इक्वल टू हमारा V नॉट साइन ओमेगा टी है, और I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी है। एक बार इसका वेव डायग्राम पढ़ते हैं। देखो, ये हमारी अप्लाइड वोल्टेज है, ये जो कि साइन का फंक्शन है, ये रहा। एंड जो कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ V हमारी कितनी है? V नॉट है। लेकिन सर्किट में जितनी वोल्टेज होती है उतना करंट प्रोड्यूस नहीं होता। मतलब घरों में वोल्टेज 220 वोल्ट होती है, और मैक्सिमम करंट जो होता है वो 20 या 25 एम्पियर तक ही होता है। तो इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम 220 है, और इसका एम्पलीट्यूड 20 से लेके 25 के बीच में है। तो इसका मतलब इसका जो पीक होगी वो काफी नीचे मिलेगी आपको, जो पीक होगी काफी नीचे मिलेगी। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है? ये मैक्सिमम वैल्यू है किसकी? आई नॉट की। राइट? चलो, अब बात की जाए किसकी? फेज की। तो फाइनली इसकी जो पीक होगी वो सबसे मैक्सिमम होगी, और इसकी भी कंपैरेटिवली थोड़ी लो होगी, क्योंकि वोल्टेज हमारे घरों में 220 वोल्ट होती है, एंड करंट मैक्सिमम होता है कितना? आई नॉट के आसपास, 20 के आसपास। चलो, ये हमारा वेव डायग्राम था। अब बात करते हैं फेजर डायग्राम की। फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम को हम एक वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब हमारी जो अप्लाइड वोल्टेज है वो किसी एंगल के साथ इंक्लाइंड है, वो एंगल है हमारा ओमेगा टी, यानी कि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। ये हमारी मैक्सिमम वोल्टेज है, यानी कि वोल्टेज है। राइट? एंड करंट की इक्वेशन से बात करूं तो जो एंगल वोल्टेज के साथ है वही एंगल करंट के साथ भी है, लेकिन करंट का मैग्नीट्यूड वोल्टेज के कंपैरिजन में काफी नीचे होता है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कहीं यहाँ पे। अब देखेंगे दोनों के दोनों सेम लाइन में है, तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या है? 0। फाई की जो वैल्यू है वो दोनों केस में कितना है? 0। इसका मतलब दोनों पैरेलली मूव कर रहे हैं। ये पैरेलल वेव का सिंबल है। राइट? तो हम कह सकते हैं कि एसी सर्किट में जिसमें केवल रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो, वहां पे फेज डिफरेंस की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 मिलेगी आपको। चलिए, इसमें जो नेक्स्ट केस है हमारा, केस नंबर सेकंड, उसमें है एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। इंडक्टर हमने कनेक्ट कर दिया। अब जरा इसमें एक चीज देखिए, वोल्टेज हमारी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, तो करंट जो होगा वो भी ऑल्टरनेटिंग करंट होगा, और ऑल्टरनेटिंग करंट में करंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जो है वो साइमल्टेनियसली चेंज होती रहती है। जब करंट का मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो डेफिनेटली जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बढ़ेगा उसका मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू भी चेंज होगी, और मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू जहां पे चेंज होती हो, अकॉर्डिंग टू फैराडे, वहां पे हमेशा इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा ऑपोजिट टू द अप्लाइड वोल्टेज होगी। तो अगर सर्किट में मैं टोटल वोल्टेज की बात करूं, अप्लाइड वोल्टेज प्लस इंक्लूडिंग दिस वोल्टेज, तो कैसे नेट वोल्टेज हमारी क्या होगी? 0। तो देखते हैं अकॉर्डिंग टू किर्चॉफ्स लॉ, किर्चॉफ्स लॉ, किर्चॉफ का कौन सा लॉ था? वोल्टेज लॉ। वोल्टेज,
जिसमें हम एल्जेब्रिक सम फाइंड करते थे ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस या ऑल द वोल्टेजेस, मतलब V प्लस E का जो सम होगा दैट इज किसी भी क्लोज पाथ में वो इक्वल टू 0 होगा, मतलब V विल बी इक्वल टू माइनस E होगा। एंड अकॉर्डिंग टू फैराडे E की जो वैल्यू होती है माइनस डी फाई अपॉन डी टी होती है। तो यहाँ पे हम इसको रख दें तो माइनस एंड माइनस डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी फाई अपॉन कितना होगा डी टी होगा। और हमें पता है फ्लक्स का जो लिंक फ्लक्स का जो रिलेशन होता है विद द करंट वो होता है फाई इसके इक्वल होता है फाई इज इक्वल टू एल आई। जब मैं फाई को यहाँ से रिप्लेस करूंगा तो हमारे पास v इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी फाई इज इक्वल टू एल आई होगा। एल इसमें कांस्टेंट है तो डी आई अपॉन डी टी होगा। और अगर मैं यहाँ से डी आई की वैल्यू फाइंड करूँ तो वो होगा v अपॉन एल ऑफ डी टी होगा। और v किसके इक्वल है हमारे पास v नॉट साइन ओमेगा टी के, v नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी डिवाइडेड बाय एल। और टोटल करंट के लिए हमें क्या करना है इंटीग्रेट, जिसमें v नॉट अपॉन एल कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा साइन ओमेगा टी इंटू डी टी आएगा। साइन के जब इंटीग्रेट करेंगे तो हम हमारे पास मिलेगा v नॉट अपॉन एल माइनस कोस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा। तो और I किसके इक्वल होगा माइनस v नॉट अपॉन ओमेगा एल एंड कोस ओमेगा इंटू टी के। हियर ओमेगा एल जो है वो हमें किसको रिप्रेजेंट करेगा, ओमेगा एल इज इक्वल टू एक्स एल के, जिसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो जिसकी यूनिट भी क्या होती है रेजिस्टेंस होती है। और वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस अगर हम कर देंगे तो हमारे पास करंट मिलेगा माइनस कितना आई नॉट कोस ओमेगा इंटू टी। और जब इसको हम एंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका मतलब ये वैल्यू होगी आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस कितना पाई बाय 2। तो हमारे पास करंट की जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो हमारे पास ये आएगी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस कितना पाई बाय 2। क्लियर। तो अब फेज कंपेयर करते हैं हम। अप्लाइड वोल्टेज हमारे पास कितनी थी साइन ओमेगा टी की फॉर्म में थी, और यहाँ पे जो आई है करंट की इक्वेशन वो हमारी ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 पे। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा करंट जो है वो लैग कर रहा है, कितने एंगल के साथ पाई बाय 2 के साथ। तो इसके वेव डायग्राम को एक बार स्टडी करते हैं। देखिए अब देखिए v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और हमारे पास जो करंट की इक्वेशन हमें मिली है वो है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस कितना पाई बाय 2 के साथ। मतलब ये हमारा अप्लाइड वोल्टेज है ये, और ये इक्वेशन थी माइनस कॉस की। तो माइनस कॉस का मतलब ग्राफ जो स्टार्ट होगा वो हमारा नीचे से स्टार्ट होगा इस तरीके से। तो ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है वी नॉट, और ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है आई नॉट। क्लियर। ये हमारा वेव डायग्राम है, और इसमें फेज का जो डिफरेंस आया है माइनस कितना पाई बाय 2 पे। क्लियर वेव डायग्राम। अब इसका फेजर डायग्राम को स्टडी करते हैं एक बार। फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम क्या है देखिए, ये हमारी अप्लाइड वोल्टेज थी V जो किसी एंगल ओमेगा टी के साथ इंक्लाइंड थी, ये रहा ओमेगा टी। लेकिन करंट की जो इक्वेशन आई है वो ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 आई है। तो कहीं ना कहीं करंट हमारा यहाँ पे लाई करेगा, और ये कंप्लीट एंगल हमारा होगा कितना पाई बाय 2 होगा। तो इसको देख के बड़े इजीली हम जज कर सकते हैं कि करंट जो है वो हमारा लैग कर रहा है वोल्टेज से कितने एंगल के साथ पाई बाय 2 के साथ। तो यहाँ पर फेज डिफरेंस हमारा कितना आया माइनस पाई बाय 2। क्लियर। चलो
अब बात की जाए एक बार किसकी, हमने क्या मिला था, हमने ओमेगा एल को रिप्रेजेंट किया था एक्सएल से। एक्सएल क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है। तो एक्सएल को हम दूसरी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओमेगा हमारा होता है 2 पाई न्यू इंटू एल, जिसमें 2 पाई और एल हमारा कांस्टेंट है, केवल फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है। तो मतलब एक्सएल जो है वो डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू किस चीज के हैं, फ्रीक्वेंसी के। मतलब अगर यहाँ पे वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे ये क्या होगा, ऑपोजिशन जो होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ से वो भी बढ़ जाएगा। तो एक तरह से इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जब फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाते हैं तो इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका ग्राफ अगर हम स्टडी करें तो ये तो एक्सएल है और ये फ्रीक्वेंसी, तो ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन। क्लियर। तो इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी केवल ऑल्टरनेटिंग करंट की होती है, डीसी करंट की तो होती नहीं। डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0। तो इसका मतलब डीसी करंट में सप्लाई करूंगा तो यहाँ पे कोई भी ऑपोजिशन जनरेट नहीं होगा। तो ये केवल अपोज करता है ओनली किसको, ऑल्टरनेटिंग करंट को, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट के पास होती है उसकी फ्रीक्वेंसी, और जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बढ़ेगा। तो ग्राफ हमें ये रिप्रेजेंट करेगा। तो ओवरऑल फ्रीक्वेंसी बढ़ने से इंडक्टर के केस में इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होगा सर्किट का वो बढ़ जाएगा। क्लियर। तो इसमें हमारा थर्ड केस है एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। सर्किट में हमने कैपेसिटर लगा दिया, अप्लाइड वोल्टेज हमारी वी नॉट साइन ओमेगा टी है। तो इस वोल्टेज से क्या होगा, कैपेसिटर की प्लेट धीरे धीरे चार्ज होना स्टार्ट कर देगी। तो उसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस इन दो प्लेट के बीच में होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू प्लेट्स होगा। अब हम कैपेसिटर के पास कैपेसिटेंस है और क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हमें पता है एक रिलेशन कि चार्ज इज इक्वल टू होता है C इंटू बी, C इंटू बी। और ये भी पता है कि जो V किसके इक्वल है वो V नॉट साइन ओमेगा इंटू टी के है। लेकिन चार्ज का मैग्नीट्यूड ये कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि इसका मतलब कैपेसिटर जो है वो कॉन्टिन्यूसली क्या है, चार्ज होता रहेगा। तो उस पर चार्ज की वैल्यू कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं on differentiating तो dq will be by dt is equal to cv नॉट हमारा कांस्टेंट है एंड d अपॉन dt और साइन ओमेगा इंटू टी हो जाएगा। dq अपॉन dt होता है करंट I, ये होगा cv नॉट और साइन ओमेगा टी का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो मुझे मिलेगा cos ओमेगा इंटू टी एंड टाइम का कोफिशिएंट कितना है, ओमेगा। तो फाइनली इसको रीअरेंज करते हैं एक बार, I इज इक्वल टू वी नॉट 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी एंड cos ओमेगा इंटू टी, राइट। ये ओमेगा इंटू सी इसको हमने इस तरह रीअरेंज कर लिया और इस वैल्यू को हम लिखते हैं XC के इक्वल, XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, और XC को हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसकी खुद की यूनिट भी क्या है, इक्वल टू ओम है। तो ये एक्ट एज ए रेजिस्टर की तरह काम करेगा और वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I नॉट cos ओमेगा इंटू टी। अब थोड़ा ना इसका फेज चेंज करते हैं। देखो अप्लाइड वोल्टेज तो थी हमारी साइन का फंक्शन और करंट जो हमें मिला वो cos का फंक्शन है, वो भी पॉजिटिव। तो इसको हम थोड़ा चेंज कर रीअरेंज कर लेते हैं, I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस कितना पाई बाय 2। अब एक बार फेज कंपैरिजन करते हैं। अप्लाइड वोल्टेज का फेज कितना था, ओमेगा टी, और यहाँ पे फेज कितना आया, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो फेज डिफरेंस कितना आया, फेज डिफरेंस आया इसमें पाई बाय 2 का, राइट। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि वोल्टेज साइन का फंक्शन है, करंट हमारा कॉस का फंक्शन है। तो अगर हम इसके वेव डायग्राम को स्टडी करें तो वेव डायग्राम में ये हमारा साइन का ग्राफ है जो मेरी अप्लाइड वोल्टेज है,
और करंट से बात की जाए तो वो कॉस का ग्राफ है, तो कॉस के ग्राफ को हम रिप्रेजेंट करेंगे ऊपर से लाइक दिस। तो ये क्या आ गया, ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होगी किसकी, करंट की। और फेज डिफरेंस मैं पहले बता चुका हूँ कितना है, π/2 है। तो इसको फेजर डायग्राम से एक बार स्टडी करते हैं। फेजर डायग्राम से देखो, ये हमारी है अप्लाइड वोल्टेज V0 किसी एंगल के साथ ओमेगा इंटू टी के साथ, और अब की बार मेरा जो एंगल आया है ओमेगा टी प्लस π/2 है। तो करंट कहीं ना कहीं वोल्टेज से आगे चल रहा है, कितने एंगल के साथ, π/2 के साथ। तो इस सिचुएशन में करंट जो है वो वोल्टेज को लीड कर रहा है, और इंडक्टर के केस में वोल्टेज जो है करंट को लीड कर रही है। तो यहाँ पे दोनों में फेज डिफरेंस जो आया वो हमारा कितना आया, π/2 का। क्लियर। चलिए अब एक बार ग्राफ स्टडी करते हैं बिटवीन किसके बीच में, एक्सी और फ्रीक्वेंसी के बीच में। ये हमने रिलेशन पढ़ा था, इसको हमने नाम दिया था कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो यानी कि एक्सी इज इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू होती है 2πν इंटू सी कॉन्स्टेंट 2π कॉन्स्टेंट, तो एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। मतलब कैपेसिटर के केस में अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो एक्सी यानी कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हमारा एक्सी है और ये हमारी फ्रीक्वेंसी, तो ग्राफ इन दोनों के बीच में ये बढ़ेगा। तो इसका मतलब जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही एक्सी की वैल्यू रिड्यूस होगी। तो हम कह सकते हैं एक तरह से एक्सी जो है फ्रीक्वेंसी को सपोर्ट कर रहा है। बट अगर बात की जाए फॉर डीसी करंट, डीसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 0 होती है, राइट। तो फिर XC इज इक्वल टू 1/0 मतलब इन्फिनिटी। मतलब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर 0 होगी तो XC इतना ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगा कि इसकी वैल्यू इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगी, जिसकी वजह से डीसी करंट को क्रॉस करना बड़ा डिफिकल्ट होगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होता है, यानी कि कैपेसिटर जो होता है वो डीसी करंट को हमेशा ब्लॉक कर देता है। रीजन, क्योंकि डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0, और फ्रीक्वेंसी 0 से कैपेसिटर का रिएक्टेंस यानी कि रेजिस्टेंस वो इनफाइनाइट हो जाएगा, और इतने हाई रेजिस्टेंस को क्रॉस करके जाना डीसी करंट के बस की बात नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि एक कैपेसिटर जो है ब्लॉक डीसी करंट। रीजन, क्योंकि डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0, और एक्सी मतलब कैपेसिटर के केस में अगर कोई रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा ये, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो जाएगी 0, और 1/0 होता है इन्फिनिटी, और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस को क्रॉस करके जाना किसी भी किसी भी करंट के बस की बात नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि कैपेसिटर डज नॉट अलाउ टू पास डीसी करंट थ्रू इटसेल्फ, राइट। तो ये हमारा सारा टॉपिक जो था वो फेज रिलेशनशिप के ऊपर था। हमने करंट के केस में, रेजिस्टर के केस में किया तो करंट एंड वोल्टेज बोथ आर इन द सेम फेज। इंडक्टर के केस में किया तो इंडक्टर के केस में करंट जो है वो पीछे है, कितने एंगल के साथ, π/2 के साथ। एंड कैपेसिटर के केस में हमने किया तो वो करंट हमारा आगे चल रहा है, कितने एंगल के साथ, π/2 के साथ। ये जनरली 3 मार्कर क्वेश्चन है, और कई बार एक बार इंडक्टर का जो था वो 5 मार्कर में भी नोटिस किया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम में।